वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग का ध्यान नहीं रहता इस टॉपिक पे, और ये सारे एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से आर्टिकल 33 और 34 और 35 को भी पढ़ लेंगे। तो क्या है आर्टिकल 33? देखो, इसमें दो चीज के बारे में बात करेंगे। एक तो आपका रहेगा सशस्त्र बल और एक आएगा मार्शल लॉ। एक सशस्त्र बल जो होगा और एक मार्शल लॉ, ये दो क्या है ये देखो, दोनों ही की बात करें तो दोनों सेना से रिलेटेड जितनी भी हमारे सेनाएं होती है उनके बारे में आज पूरी चर्चा चलेगी। उनके फंडामेंटल रिलेशनशिप, कुछ हम जो अंतर भी समझेंगे कि मार्शल लॉ और ये आपातकाल, मतलब जो हमारे इमरजेंसी होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है उसको बड़े समझेंगे। तो आज जो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं उसको हम समझते हैं आर्टिकल 33। ये क्या होता है? सशस्त्र 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 बल। ये सशस्त्र बल क्या होता है? देखो, ये सशस्त्र बल के अंदर आपके अंदर जितने भी हमारी सेनाएं होती है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों सेना की बात करेंगे। चाहे वो थल सेना हो, कौन सा? थल सेना हो, जल और वायु, ये तीनों सेनाएं के बारे में बात। वायु, तीनों सेनाएं जो ये बल, ये क्या होता है? सशस्त्र बल। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये सारे क्या है? सेनाएं, ये बल है, इन्हीं को बोलते हैं सशस्त्र बल। इसके अंदर आप जोड़ सकते हो पुलिसकर्मी, जोड़ सकते हो पुलिसकर्मी, ये भी हमारी सेना ही होती है एक तरफ से, जो राज्य के अंदर, देश के अंदर आंतरिक भागों में काम करती है और छोटे मोटे काम, दंगा फसाद को नियंत्रित करती है। पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी हो गया। खुफिया विभाग हो गया, खुफिया विभाग, ये हो सकते हैं आपके जो सेना है सशस्त्र बल के अंदर। इसके अंदर जो मौजूद जो होते हैं, जैसे आप सैनिक हो सकते हैं, आप सैनिक और अर्धसैनिक भी जोड़ दो। सैनिक, सैनिक और अर्धसैनिक, अर्धसैनिक बल जो सीआरपीएफ होते हैं, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ वगैरह, ये सारे जो होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। ये क्या मतलब, इन्हीं को ही सशस्त्र बल, हमारा जो एक बल है सशस्त्र बल कहलाते हैं। इनके फंडामेंटल रेट से बात करेंगे। देखो, ये भी एक इंसान और हम भी एक इंसान है। ये भी भारत के नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक है, लेकिन हम में और इसमें क्या अंतर है? क्या ऐसे कारण है जिनको फंडामेंटल राइट जो है किसी किसी कहीं कहीं पे ज्यादातर जगह पे निलंबित कर दी जाती है और हमें एक नई निलंबित की जाती है, जबकि इनको ये तो नाइंसाफी है। लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं ऐसा किया जाता है। तो इनके जो फंडामेंटल राइट है, ये सशस्त्र बल की जो फंडामेंटल राइट है, ये आप देखोगे इनके फंडामेंटल राइट, इनके फंडामेंटल राइट जो होते हैं, इनके फंडामेंटल राइट से रिलेटिव, जो इनके फंडामेंटल राइट से रिलेटिव संसद कानून बना सकती है। इनके निलंबन पे जो संसद है फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकती है। फंडामेंटल राइट से रिलेटिव से संबंध में संसद फंडामेंटल राइट के निलंबित को लेकर कानून बना सकती है। देखो, फंडामेंटल राइट से संबंधित ये कानून बना सकते हैं उसके निलंबन के ऊपर। अब हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है भाई, हमारे पास जो भी और ऐसे क्यों इसके साथ निलंबित किया जा रहा है उसको भी रीजन जानेंगे। क्या ऐसे कारण है इनके फंडामेंटल राइट को निलंबित की जा रही है? देखो, फंडामेंटल राइट को निलंबित से रिलेटिव इसको संसद को पूरा पावर है, इनको कानून बना सकती है। और हम इनको अपने जो है, हम इनको फंडामेंटल राइट के आधार पर, फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। देखो, ये बात होती है, हम इनको चुनौती नहीं दे सकते। ये है आर्टिकल 33 का। अब हम बात करते हैं भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखो, अगर इनको ये होते पुलिसकर्मी होते, खुफिया विभाग के होते, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये सारे सैनिक बल होते हैं, हमारे सशस्त्र बल होते हैं और इन्हीं के ऊपर देश चलता है, सारी रक्षाएं इन्हीं के पास होती है।
कई कई मामलों में इनका पूरा योगदान होता है। आज जो हम चैन से जी रहे हैं, यहाँ पे शांति से सांस ले रहे, ये सारे ही इन सारे थल सेना, वायुसेना, जल सेना की वजह से ही हम शांत बैठे हुए। तो हम कह सकते हैं अब इनकी जो जब ये मैदान वहां पे जाते, बॉर्डर की सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा करते, देश की सुरक्षा करते, तो इनसे कुछ प्रस्ताव मतलब इनके साथ कुछ मतलब डिसिप्लिन वाली बातों पे इनके बारे बोला जाता है। इनको बहुत सारी बात से जो रूबरू किया जाता है कि आप कि फंडामेंटल राइट, कई फंडामेंटल राइट निलंबित की जाएंगे। और वहां पे क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि देखो, अगर इनको छोड़ दिया जाए कि भाई हाँ आपका फंडामेंटल राइट है, तो इनको मतलब ऐसा कि जैसे उदाहरण के लिए ले, जैसे उदाहरण अगर इनको बोल दिया जाए चलो ये आप खुफिया विभाग की हो, चलो आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आप कुछ भी बोलो, अपने अंदर जो भी बात आपको सिखाई गई राज की बात, उनको ही बोल दो। तो ये तो खतरा के लिए नाइंसाफी है, खतरा के है ना, ये हमारे देश के लिए खतरा है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। अब संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चलो भाई अब आपके पास संगठन बनाने चल दिए, नारा लगाने चलते थे, ये भी गलत है। इसकी वजह से इनका भाई आपके पास पूरा 19 जो आर्टिकल है आपका, जो फंडामेंटल राइट हो, हमें पूरी तरह के 6 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। अभिव्यक्ति की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता भी होती है, प्रेस की स्वतंत्रता भी होती है, ठीक है ना। अब प्रेस की स्वतंत्रता लो भाई, अब प्रेस बुलाओ, आपके पास पूरा बोलने की या प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस में सही सही बात छापने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी छपा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक जो बुलाओ पत्रकार को, जो उसको सामने पूरे प्रेस में छपा दो देश की सारी राज्य की बातें, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। संगठन भी नहीं बना सकते, व्यक्ति की भी आपके पास स्वतंत्रता नहीं है, नहीं आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। कई प्रकार की स्वतंत्रता से आपको निलंबित किया जाता है। नहीं धरना प्रदर्शन, नहीं आपको धरना प्रदर्शन जैसी कोई स्वतंत्रता है। देखो ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपको बता, क्यों ऐसा किया जा रहा है। अगर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो आप तो कुछ भी बोल दोगे, देश के लिए खतरा है। संगठन लो भाई, अगर कोई बात हुई आपकी, आप अपनी बात मंगवाने के लिए संगठन बनाने लगे, लोग को बोलो कि भाई, सबको बोलो कि भाई मेरे तो अभी ये फंडामेंटल राइट अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, इनको आराम से कर सकते, संगठन बना सकते। प्रेस की स्वतंत्रता आपके फंडामेंटल राइट में आती है। धरना प्रदर्शन, किसी का जान खतरे में तो आप धरना करने लगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं देश की रक्षा मतलब गोली चलाने नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें होती है वहां पे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी तरह एक आम नागरिक हमारे मुकाबले उनकी जो स्वतंत्रता कम हो जाती है, फंडामेंटल राइट को निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। नहीं तो देश खतरे में तो हम भी खतरे में, ठीक है ना। तो ये आपको ये समझ सकते हो आर्टिकल सशस्त्र बल को में फंडामेंटल राइट को क्यों निलंबित किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझे। अगर मैं बात करूं सशस्त्र बल से रिलेटेड, बहुत सारे नए नए कानून बने थे उस समय सशस्त्र बल से रिलेटेड। अगर मैं बताऊं, कानून एक 1950 से बना था, जल कानून, मतलब थल सेना अधिनियम, ठीक है। फिर 1950 में बना था आपका जल सेना अधिनियम, ठीक है। फिर 1950 में आप देख सकते हो फिर बना था वायु सेना अधिनियम, ठीक है। फिर आप देख सकते हो बहुत सारे पुलिसकर्मी अधिनियम बना था, पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे कानून बनाए गए थे। अब इसमें सीमा पुलिस सुरक्षा, सीआरपीएफ देख सकते हो, सीआरपीएफ, ठीक है, सीमा सुरक्षा, जो सीमा सुरक्षा बल है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इन सब से रिलेटेड कानून बनाए गए थे। तो इसको हमने जाना आर्टिकल 33 को क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो आर्टिकल 33 में डायरेक्टली पूरा बात रखा गया है कि इसके अंदर थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सारे सेना, ये पुलिसकर्मी, खुफिया एजेंसी, खुफिया विभाग, सारे लोग आएंगे। इनकी फंडामेंटल राइट प्रतिबंध लगाई जाएगी, इनके फंडामेंटल राइट को आम नागरिक के मुकाबले निलंबित कर दिया जाएगा। और ये पावर संसद के पास होगी। आपके पास, संसद के पास पूरा पावर है, वो कानून को निलंबित कर सकता है, ठीक है, वो निलंबित करने का पूरा पावर है, वो निलंबित कर सकता है।
ठीक है। आप इस आधार पर, आप फंडामेंटल राइट के आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अनुशासन बना रहे, डिसिप्लिन में रहे, वो एक तौर तरीका जो चाहते हैं देश को, मतलब जो अनुशासित करना चाहते हैं, सुनिश्चित कोई भी एम को पूरा करने के लिए आराम से पूरा किया जा सकते, इसलिए इनके फंडामेंटल राइट को निलंबित किया गया है उस समय के लिए, उसको जब वो ड्यूटी पर रहते हैं। तो सशस्त्र बल के ये सारे कानून हैं, आपको देख सकते हो। तो आर्टिकल 33 में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो 33 के बाद आप देखो अगला हम पढ़ेंगे, ये और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ। देखो आर्टिकल 34 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 34 ये क्या होता है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ये देखो ये लॉ क्या होती है? मार्शल लॉ एक ऐसी कानून होती है जो, सिंपल भाषा में आप समझो कि मार्शल लॉ ये एक ऐसा कानून होता है जो एक पुलिसकर्मी, एक जब ये मार्शल लॉ एक निश्चित क्षेत्र में लागू होता है। मार्शल लॉ की बात करें, एक निश्चित क्षेत्र में, भूभाग पे लागू होता है, देश के किसी एक कोने में, क्या एक राज्य हो सकता है, ठीक है। ये कब होता है? जब कोई ऐसी शासन व्यवस्था या कोई ऐसी कार्य को पुलिसकर्मी, वहां की स्थानीय प्रशासन, वहां के जो पुलिसकर्मी नहीं संभाल पाती है, वहां की शासन व्यवस्था बिगड़ जाती है, गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो वहां का कमान किसके अंदर आ जाता है? तो वो आ जाता है सेना के हाथ में। किसके हाथ में आ जाता है? सेना के हाथ में। सामान्य भाषा में यही है कि आप किसी क्षेत्र का जो स्थानीय जो वहां की संतुलन बिगड़ जाए, वहां का युद्ध की स्थिति हो जाए, वहां के क्षेत्र में आप देख सकते हो कि मतलब गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप देख सकते हो जो मार्शल लॉ के आने के कारण है। युद्ध की स्थिति, अर्थ जो हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है, वहां पे कुछ छोटे छोटे विद्रोह देख सकते हो। उसके अलावा कोई भी ऐसे छोटे कार्य जो पुलिसकर्मी नहीं संभाल पाती है, उसको सेना के हाथ में, सेना संभालती है, और ऐसे शासन व्यवस्था को मार्शल लॉ कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब फंडामेंटल राइट मार्शल लॉ आती है, जब मार्शल लॉ की जब आती किसी क्षेत्र पे लगता है, तो क्या होता है? जहां मार्शल लॉ आएगा, जहां मार्शल लॉ वहां फंडामेंटल राइट सीमित हो जाते, ठीक है। पहली बात तो ये आप समझिए। दूसरी बात आप समझो कि भाई जहां इसमें क्या है देख सकते हो, इसमें कानून व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, न्याय प्रणाली, किसके कानून व्यवस्था, जो प्रशासनिक ढांचा सेना के हाथ में, सेना के हाथों में चला जाता है, ठीक है। इसमें जो है, इस स्थिति में क्या होती है? जो कोर्ट, वहां के जो न्यायालय होते हैं, न्यायालय, सरकार भंग हो जाती है, ठीक है, ना। वहां के सामान्य कानून रुक जाते हैं, वहां सामान्य कानून शून्य और सेना कानून लागू, वहां पे ऐसी स्थिति में क्या होता है? सामान्य कानून प्रतिबंध हो जाते हैं, सेना कानून लागू हो जाता है, ठीक है ना। इस हिसाब से फंडामेंटल राइट को हम समझे, तो ये है फंडामेंटल राइट, ठीक है। और हम इसको अब क्या कर सकते हैं? अब इसमें जो सेना का आदेश होगा इसमें जो सेना का आदेश
दिस वा दंडादेश आदेश को भारतीय संसद कानून आदेश को कानून बना देती है। उनके आदेश को एक वैध उनके आदेश को संसद वैध कानून बना देती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्या है इसमें, जो सेना का आदेश व दंडादेश को संसद जो इसमें जो सेना का आदेश हो और दंडादेश हो संसद वैध कानून बना देती है। ठीक है, इसमें आप समझेंगे क्या है ये फंडामेंटल राइट, ये मार्शल लॉ, कि भाई जब एक ऐसी स्थिति में जब सामान्य पुलिसकर्मी उसको संभाल ना पाए, वैसी स्थिति में सेना को बुलाया जाता है, वहां पे सामान्य कानून को प्रतिबंध किया जाता है और सेना कानून लागू की जाती है। वहां पे आपको फंडामेंटल राइट सीमित कर दिया जाता है, कोई न्यायालय, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सरकार नहीं, सब कुछ खत्म होता है। ठीक है, इस टाइप से हमने पढ़ा जो ये फंडामेंटल राइट, ये जो है मार्शल लॉ लागू की जाती है। किन किन स्थितियों में लागू की जाती है, देखो ये सब होता है युद्ध की स्थिति में हो सकती है, युद्ध की स्थिति में, ठीक है ना। अब देख सकते युद्ध की स्थिति में हो सकती है जो हो सकती है वहां की व्यवस्था बिगड़ने पर स्थिति, युद्ध की स्थिति हो सकती है, ठीक है ना। अशांति का व्यवस्था हो, अशांति, ठीक है। आप देख सकते हो गृह युद्ध की स्थिति, गृह युद्ध, इस स्थिति में हम ये जो कानून ला सकते हैं। तो हमने क्या समझा, ये सारे को समझ लिया, मार्शल लॉ और फंडामेंटल मार्शल लॉ को समझ लिया। अब कुछ हम समझते हैं अंतर फंडामेंटल राइट के बारे में और कुछ इमरजेंसी के बारे में। देखो अगर हम बात करें इमरजेंसी, मार्शल लॉ और आपातकाल के बारे में समझेंगे। इमरजेंसी, आपातकाल, ठीक है। देखो मार्शल लॉ की बात करें, इसमें फंडामेंटल राइट को निलंबित कर दिया जाता है। इसमें सरकार इसमें फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, सरकारें न्यायालय, ठीक है ना, सरकार हो सके न्यायालय को भंग कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें सामान्य कानून पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और सामान्य कानून पर प्रतिबंध और सैन्य कानून, कौन सा कानून, तो सैन्य कानून लागू। इसमें क्या होता है, देखो इसकी बात करें हम, इसमें थोड़ा बात कर लो। इसमें क्या होता है, सरकार न्यायालय, सरकार हो गया न्यायालय भंग नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य कानून चलते रहते हैं, ठीक है।
है ना, इसमें सामान्य कानून चलते रहते हैं। और इसमें क्या है, ये यह आर्टिकल आर्टिकल 352 के अनुसार क्या होता है, पूरे देश में लागू होता है, ठीक है ना। और इसका प्रावधान अगर बात करोगे, इमरजेंसी का प्रावधान इसका संविधान में प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं, यह सिर्फ एक राज्य या निश्चित स्थान पर लागू होता है, ठीक है। इस टाइप से हमने समझा कि किसी एक निश्चित स्थान और सरकार और लागू होता है। ये कब लागू होता है, जब सामान्य पुलिसकर्मी अपनी किसी एक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाती, तो वहां पे सेना कानून लग जाता है, मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर ये कानून इमरजेंसी लगेगा तो पूरे देश में लगेगा। और इसमें क्या होता है, सामान्य जो देश का सारी गतिविधि चलती रहती है, इसमें सारे चीज ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें सरकारें भी रहती है, न्यायालय भी रहते हैं, और हमारे आम जैसे कानून है वैसे भी रहते हैं, बस कुछ अंतर हो जाता है, कुछ फंडामेंटल राइट को भी छीन लिए जाते हैं, आप देख सकते हो। तो और ये कब लगता है इमरजेंसी, सशस्त्र विद्रोह के आर्टिकल 352 के देखे तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में हो, चाहे आप देख सकते हो बाहरी आक्रमण हो सकते हो, सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण, या कुछ ऐसे आप देख सकते हो कि युद्ध की स्थिति। ये अगर नोट करो, ये कब होता है, तो युद्ध की स्थिति, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण। इस टाइप से हमने देखा सशस्त्र बल में और मार्शल लॉ में क्या अंतर है, और आर्टिकल 33 और 34 को भी देखा। इस टाइप से हम थोड़ा आर्टिकल 35 को देख लेते हैं। आर्टिकल 35 क्या कहता है, दो चीज देता है। एक तो आर्टिकल 35 का क्लोज है जो फंडामेंटल राइट के, देखो अगर मैं इसको मिटा के फिर समझाऊं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 35 क्या कहता है, आर्टिकल 35 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट से रिलेटिव, इससे रिलेटिव संसद को कानून, जो निम्न का मैं जो लिखाऊंगा, निम्न का कानून बनाने का अधिकार का पहला आर्टिकल, पहला अगर बात करें आर्टिकल 16 का क्लोज 3, जो लोक नियोजन होती है सरकारी नौकरी, लोक नियोजन की बात करें, लोक नियोजन, संघ नियुक्ति, निवास, ऐसे संबंधित कानून बनाने का ये फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 16 से क्लोज 3 के अंदर इसके किसके पास है, तो आर्टिकल 35 के अनुसार संसद के पास है। इस तरह हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 का क्लोज 3, रिट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का, सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का जो अधिकार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का जो अधिकार है, वह अधीनस्थ न्यायालय को भी दे सकती है।
अधीनस्थ न्यायालय को भी दे सकता है, ठीक है ना। देखा आर्टिकल 35 को, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। फिर से रिवीजन कर देता हूँ। आर्टिकल 35 ये बोलता है फंडामेंटल राइट्स रिलेटिव, संसद को पूरा कानून बनाने का अधिकार है निम्न विषय पे। ये निम्नलिखित विषय जैसे 16 क्लोज 3 के बारे में लोक नियोजन जो होती है, अर्थव्यवस्था होती है, लोक नियोजन, संघ नियुक्ति, चाहे उसको कोई सरकारी नौकरी वाली बात हो, तो ऐसे व्यवस्था में कानून बनाने का संसद को पूरा अधिकार है। आर्टिकल 32 का क्लोज 3 बोलता है कि रिट जारी करने का जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तो अधीनस्थ न्यायालय को भी दे सकती है। तो इस टाइप से हमने पढ़ा आर्टिकल 33, 34 एंड 35 के बारे में। आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।